जुडिशरी हमारे डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, लेकिन जब वही पिलर कभी कभी अपने वेट से हिलने लगे तो सवाल उठते हैं, और काफी बड़े सवाल। आज हम दो ऐसे जजेस की बात करेंगे जिनके केसेस में सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच एकदम अलग था, और ये बात कई लोगों ने नोटिस की है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनिशिएटिव लेके इंक्वायरी स्टार्ट की, और वहीं दूसरी तरफ जब पार्लियामेंट ने दिस इज आवर डोमेन कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट एक कदम पीछे भी हट गई। लोगों का मानना है कि यही तो डबल स्टैंडर्ड है जिससे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठते हैं। तो यहाँ जिन दो जजेस की बात हो रही है वो है जस्टिस शेखर कुमार यादव और जस्टिस यशवंत वर्मा। सबसे पहले बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव की, जिन्होंने दिसंबर 8, 2024 को विश्व हिंदू परिषद के एक इवेंट में स्पीच दिया था। अब ये स्पीच सेक्युलरिज्म और जुडिशियल इम्पार्शियलिटी के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ माना गया। पब्लिक डोमेन में ये कमेंट्स सर्कुलेट हुए और देश भर में क्रिटिसिज्म हुआ। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक एडवर्स रिपोर्ट तैयार की थी। तब के सीजीआई संजीव खन्ना ने इन हाउस इंक्वायरी प्रोसेस शुरू कर दिया था। ये वही मैकेनिज्म है जिससे जुडिशरी अपने ही जजेस के मिसकंडक्ट की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन ये पूरा प्लान एक लेटर के आते ही रोक दिया गया। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने मार्च में एक लेटर भेजा जिसमें क्लियर लिखा था कि ये मैटर पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन में आता है और किसी और इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट खुद का इसमें कोई रोल नहीं है, और बस जुडिशरी ने पीछे हटने का फैसला ले लिया। अब इन सब से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि अगर पार्लियामेंट बोले कि ये हमारा डोमेन है तो जुडिशरी अपनी इन हाउस मैकेनिज्म भी रोक देगी। तो क्या हमारे जजेस सिर्फ पार्लियामेंट के कहने पर अकाउंटेबल है या सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ अपनी ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज कर दी? फरवरी 13 को राज्यसभा चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर ने पार्लियामेंट में कहा, जुरिस्डिक्शन फॉर दिस सब्जेक्ट मैटर लाइज एक्सक्लूसिवली विद द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड अल्टीमेटली विद पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। ये कहकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पोलाइटली साइड में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना रेजिस्टेंस के अपना इंक्वायरी प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये तो वही सुप्रीम कोर्ट है जो कई और मामलों में सो मोटो नोटिस ले लेती है बिना पार्लियामेंट के कहने पर। तो सवाल ये है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का क्या हुआ? जब मैटर जज की अकाउंटेबिलिटी का है और इंटरनल मैकेनिज्म से सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है, तो सिर्फ एक लेटर से पूरा प्रोसेस क्यों रोक दिया गया? क्या ये पैसिव सरेंडर नहीं था? पर वहीं दूसरी तरफ है जस्टिस यशवंत वर्मा का केस, जिनके दिल्ली रेसिडेंस में मार्च 2025 में एक फायर इंसिडेंट के बाद लाखों करोड़ों के जले हुए कैश की बोरी मिलने का मामला सामने आया था। अब जज ने इस कैश का कोई नॉलेज होने से इनकार किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लाइटली नहीं लिया। जस्टिस वर्मा के खिलाफ एक 3 जज इन हाउस कमेटी बनाई गई। विटनेसेस के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए। जस्टिस खन्ना ने प्रेसिडेंट और पीएम को लेटर लिखकर उन्हें रिमूव करने के रिकमेंडेशंस तक दे दी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पूरा का पूरा मैकेनिज्म चलाया, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, फॉर्मल फाइंडिंग्स और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को इन्वॉल्व किया। ये सेम कोर्ट था जो जस्टिस यादव के मामले में एक लेटर आने पर रुक गया था। तो लोगों को यही डबल स्टैंडर्ड नहीं समझ आ रहा है। एक तरफ है एक्टिव रोल, दूसरी तरफ है कंप्लीट विड्रॉवल। अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करें तो आर्टिकल 217 के तहत किसी भी हाई कोर्ट जज को रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट मोशन लाना पड़ता है। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि रेजिग्नेशन देना एक ऑप्शन होता है जिससे जजेस पेंशन और बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब जस्टिस वर्मा के केस में भी यही डिस्कशन हो रहा है। रिजाइन करो तो डिग्निटी बची रहेगी, नहीं तो इम्पीचमेंट और लॉस ऑफ बेनिफिट्स। पर इस पूरे प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट का एक्टिव प्रेशर दिख रहा है। जस्टिस खन्ना ने खुद वर्मा को रिजाइन करने को कहा, और ये प्रेशर सिर्फ इंटरनल नहीं था, पार्लियामेंट को भी प्रिपेयर किया गया है इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने लास्ट वीक ही बोला था कि इस केस में ऑलरेडी एक इंक्वायरी हो चुकी है जो पार्लियामेंट ने नहीं बनाई थी लेकिन सीजीआई ने की थी। उस रिपोर्ट को ब्रश असाइड नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि स्पीकर डिसाइड करेगा कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत एक नई कमेटी की जरूरत है या नहीं। तो ये भी अब एक पॉलिटिकल डिबेट बन चुकी है। एक तरफ लॉ, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव का प्रेशर और जुडिशरी की प्रायर एक्शन। अब आपको बता दें कि अकॉर्डिंग टू द जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, once a motion to remove a judge is admitted in any of the houses, the speaker or the chairman, as the case may be, will constitute a 3-member committee
to investigate the grounds on which the removal, or in popular term impeachment, has been sought. The committee consists of the Chief Justice of India or a Supreme Court judge, the Chief Justice of one of the 25 high courts and a distinguished jurist. पर वहीं हमने इस केस में जो देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक इंक्वायरी कमेटी बना दी थी, तो इसलिए सवाल उठ भी रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के केस में जो अर्जेंसी और डिसाइसिव एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया वो जस्टिस यादव के केस में क्यों नहीं था। ये दो कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल्स दिखाते हैं कि जुडिशरी का एक्शन कौन डिसाइड करता है, क्या लॉ या पॉलिटिकल क्लाइमेट। जस्टिस यादव का केस एक आइडियोलॉजिकल मिसकंडक्ट था। वीएचपी प्लेटफॉर्म पर स्पीच देना, सेक्युलर फैब्रिक तोड़ना और जज के इम्पार्शियलिटी पर सवाल उठाना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ विड्रॉ कर गया। अब जस्टिस वर्मा का केस फाइनेंशियल मिसकंडक्ट का था, करप्शन, अनएक्सप्लेन्ड कैश और क्रेडिबिलिटी लॉस। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने काफी बोल्ड स्टेप लिया। पर क्या मिसकंडक्ट की ग्रेविटी पॉलिटिकल इम्पैक्ट से मेजर की जा सकती है? लोगों के लिए जुडिशरी एक लास्ट होप होती है। जब वहां भी सेलेक्टिव साइलेंस या सेलेक्टिव एक्शन दिखने लगे तो ट्रस्ट का इरोजन होता है। अगर किसी जज के कंट्रोवर्शियल कमेंट्स पर सुप्रीम कोर्ट बैकफुट पे चला जाए क्योंकि पार्लियामेंट ने मना किया, तो लोग पूछेंगे ही कि क्या ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो सू मोटो एनवायरमेंटल केसेस, हेट स्पीच और बेल जुरिस्प्रूडेंस में बोल्ड स्टैंड लेती है। ये एक इमेज क्राइसिस का इंडिकेशन है जहां जुडिशियल कंसिस्टेंसी मिसिंग है। और सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि अगर आज पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच जुरिस्डिक्शन का ये पिंग पोंग चलता रहा तो अकाउंटेबिलिटी का क्या होगा। अब तक हमारे देश में कोई भी जज फॉर्मली इम्पीच नहीं हुआ है। जस्टिस वी रामास्वामी और जस्टिस सौमित्र सेन ने प्रोसीडिंग से पहले ही रिजाइन कर दिया था। शायद जस्टिस यशवंत वर्मा भी वही रूट ले सकते हैं। पर क्या सिर्फ इम्पीचमेंट का डर होना काफी है, या फिर ये प्रोसेस इतना पॉलिटिकल हो गया है कि एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी मुश्किल है। जस्टिस वर्मा का केस पहला होगा जिसको नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में डिस्कस किया जाएगा। शायद ये मोमेंट हिस्टोरिक हो, पर ये भी टेस्ट होगा कि क्या सिस्टम सच में करप्ट जजेस के अगेंस्ट स्टैंड लेगा। जस्टिस यादव और जस्टिस वर्मा का केस हमें दिखाता है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है, जैसा कि लोगों का मानना है। कभी सुप्रीम कोर्ट बोल्ड होती है, कभी साइलेंट, कभी पार्लियामेंट इंटरफेयर करता है, कभी लेटर लिखने से ही सुप्रीम कोर्ट रुक जाती है। जब जज सेक्युलरिज्म वायलेट करे या जब करप्शन का मामला आए, दोनों ही सिचुएशन में पब्लिक का भरोसा टूटता है। और अगर जुडिशरी ही अपने स्टैंडर्ड्स यूनिफॉर्मली एनफोर्स नहीं करेगी तो पब्लिक ट्रस्ट का क्या। जजेस भी पब्लिक सर्वेंट्स है। अगर पॉलिटिशियंस अकाउंटेबल हो सकते हैं तो जजेस क्यों नहीं। पर ये तभी पॉसिबल होगा जब सुप्रीम कोर्ट अपने प्रिंसिपल्स पे कंसिस्टेंटली स्टैंड करे, चाहे सामने पार्लियामेंट हो या कोई प्रेशर ग्रुप। अगर जुडिशरी खुद ही सेलेक्टिव एक्शन लेगी तो फिर हम किससे इंसाफ की उम्मीद रखेंगे। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इस केस में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।